हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम यूज़ रिड्यूसर हुक को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मली मैंने एक रिड्यूसर नाम का एक नॉर्मल सिंपल सा कंपोनेंट बना के रख दिया है ऑलरेडी वीडियो को स्टार्ट करने के पहले। ओके, नॉर्मली ऐप कंपोनेंट से मैं इसे रेंडर करा रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा H1 एलिमेंट मैंने डिस्प्ले कराया हुआ है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते। देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है और इसे किस किस लिए इसे एक्चुअल में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यूज़ रिड्यूसर कंपोनेंट में स्टेट को क्रिएट करने के लिए और स्टेट की वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, अब इसके पहले हमने एक हुक देखा था। हमारा सबसे पहले हुक जो हमने देखा था जिसका नाम था यूज़ स्टेट हुक। तो हमने देखा था कि यूज़ स्टेट हुक भी कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होता है और उसी में से एक फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है उस फंक्शन का यूज़ करके हम कंपोनेंट की स्टेट को बेसिकली अपडेट करते हैं, तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से यूज़ रिड्यूसर भी कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट करने के लिए होता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे दो हुक क्यों, फिर स्टेट मैनेजमेंट के लिए या स्टेट क्रिएट करने के लिए दो डिफरेंट हुक क्यों चाहिए? तो फ्रेंड्स, यूज़ रिड्यूसर क्या होता है कि यूज़ रिड्यूसर में हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करके थोड़ा हमें ईजी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा हुक भी बेसिकली रिएक्ट में ऐड किया है जिसका नाम है यूज़ रिड्यूसर। तो दोनों भी हुक जो होते हैं दोनों कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट करने के लिए, स्टेट को अपडेट करने के लिए ही होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट अगर आ जाती है, मतलब अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स अगर स्टेट मैनेजमेंट आता है, तो यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करके थोड़ी सिंप्लिसिटी हमें मिल जाती है, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए यूज़ रिड्यूसर का भी यूज़ हम करते हैं या कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यूज़ रिड्यूसर एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है। तो इसको एक्सप्लेन कराने के लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बना कर रखी हुई है। चलो आपको लेकर चलता हूँ मेरे पावर पॉइंट के स्लाइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नॉर्मल सी डायग्राम मैंने बना कर रखी हुई है यूज़ रिड्यूसर हुक का नॉर्मल फंक्शनिंग या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भी कंपोनेंट होता है, जब हम यूज़ रिड्यूसर को यूज़ करते हैं तो हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरह से होता है कि हमारे कंपोनेंट में क्या होता है, एक हमारे कंपोनेंट में हम एक स्टेट का बेसिकली एक कंटेनर बोलो या फिर एक स्टेट का स्टोरेज बना लेते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम स्टेट को बना लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कंपोनेंट में हम स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। अब कंटेनर या स्टोरेज मतलब ऐसा कोई स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर, हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। कंटेनर या स्टोरेज में नॉर्मली स्टेट को बोल रहा हूँ, तो ठीक है। तो स्टेट मतलब नॉर्मल हमारी स्टेट, इट माइट बी अ नॉर्मल सिंगल वेरिएबल और इट माइट बी अ complete object with multiple properties and values, और it might be a array with multiple values। ओके, तो बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल या फिर एक पूरा ऑब्जेक्ट या फिर एरे जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हमने स्टोर करके रखी हुई है, ऐसा जो भी हमारा स्टेट हम चाहे तो उस स्टेट को हम हमारे कंपोनेंट में बेसिकली इनिशियल वैल्यूज़ के साथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम यूज़ स्टेट में, जैसे हमें यूज़ स्टेट में अगर हमें काउंट चाहिए जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखना चाहते थे और फिर बटन पे क्लिक करने के बाद उसे हम इंक्रीज़ कराते थे, तो ठीक उसी तरह से हम स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट में, उनको हम इनिशियल वैल्यूज़ के साथ असाइन कर लेते हैं। फिर हमारा JSX हम रेंडर करा देते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हमारी स्टेट की इनिशियल वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करा देते हैं। ओके, और फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे JSX में हम हमारे HTML एलिमेंट्स का, जैसे कि बटन हो गया या फिर और भी कोई एलिमेंट, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल एक्शन के ऊपर, मल्टीपल इवेंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्शंस को हम डिस्पैच कराते हैं या फिर फायर कराते हैं इस स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो गया होगा तो आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हमारे कंपोनेंट में हम हमारी जो भी स्टेट हमें चाहिए इनिशियल वैल्यूज़ के साथ उन स्टेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें जो भी हमारा JSX रिटर्न कराना है उस JSX को भी हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक उसी तरह से जितना अभी तक हम करते आए हैं
यूज स्टेट हुक के साथ। ओके, अब क्या होता है कि हमारे पास यूज रिड्यूसर के केस में एक फीचर आ जाता है, एक फंक्शनैलिटी आ जाती है, तो जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे JSX के बटन या फिर और भी कोई एलिमेंट का यूज़ करके हम ये जो हमारी स्टेट होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिफाइन की होती है, इन स्टेट्स के ऊपर या फिर इन स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल एक्शंस को फायर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्शंस को हम फायर करा सकते हैं ताकि हमारी जो भी एक्शन हो उस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी कंपोनेंट की स्टेट को हम चेंज करा सके और फिर हमारा कंपोनेंट फिर से स्टेट की चेंज पे रीरेंडर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल एक्शंस मतलब क्या, तो मल्टीपल एक्शंस मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, तो एक्शन मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन। हम हमारे कंपोनेंट में बेसिकली सभी एक्शंस को हम डिफाइन करके रखते हैं और फिर हमें जो एक्शन चाहिए उस एक्शन को बेसिकली हम फायर कराते हैं, जिसे डिस्पैच कराना भी होता है। तो जैसे ही हम हमारी किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को फायर कराते हैं तो उस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट की जो स्टेट होती है उस एक्शन के अकॉर्डिंग उसे जो भी चेंज होना ज़रूरी है उसे चेंज करके फिर से उसे रिटर्न कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट नई अपडेटेड स्टेट की वैल्यू के साथ फिर से नॉर्मली रीरेंडर हो जाता है। ओके, अब ये जो एक्शंस होती है इन एक्शंस को हम नॉर्मली सिंपल एक्शन के साथ भी भेज सकते हैं या फिर इन एक्शन के साथ अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो इन एक्शन के साथ हम किसी स्पेसिफिक डेटा को भी भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ एक्शंस ऐसी होती है कि जिनमें डेटा की ज़रूरत नहीं होती, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर हम एक्शन के साथ अगर कोई डेटा को भी अगर हमें भेजना होता है, स्पेसिफिक डेटा को, मान लो किसी स्पेसिफिक एक्शन के साथ कोई स्पेसिफिक डेटा भी चाहिए, ठीक है, उस एक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में हम एक्शन के साथ डेटा को भी भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नॉर्मल यूज रिड्यूसर हुक का एक्चुअल में फंक्शनिंग होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो रिएक्ट में फर्स्ट टाइम आते हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी रिएक्ट को जिन्हें बिल्कुल भी रिएक्ट जिन्हें पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं कि कुछ इस तरह के जो हुक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट करके बता दिए कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बस अभी इतना समझ लीजिए कि यूज़ रिड्यूसर हुक के केस में क्या होता है कि हमारी जो भी कंपोनेंट की स्टेट हम इनिशियल वैल्यू के साथ बनाकर रखते हैं, ओके, उस स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल एक्शंस को डिस्पैच करा सकते हैं, फायर करा सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल एक्शंस मतलब कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, तो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली हम उस स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। बस इतना अभी के लिए समझ लीजिए, फिर मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ VS कोड एडिटर पे, जहाँ पे हम कम्प्लीटली इसे देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है प्रैक्टिकली। अब ये तो नॉर्मली आपको मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता दिया, कुछ इस तरह से होता है। अब इसे हमें अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें तो हमारी कंपोनेंट की स्टेट को डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें इनिशियल स्टेट को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो अभी इनिशियल स्टेट मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एक वेरिएबल भी हो सकता है या कोई एरे हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हम हमारा जो एग्जांपल था, बेसिक सा एग्जांपल जो अभी तक बहुत बार हम कर चुके थे, उसी एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। तो आपको क्या हमें करना होता है फ्रेंड्स कि हमें इनिशियल स्टेट डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट मेरी डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, 0। ओके, इनिशियल स्टेट जो हम अभी तक का हमारा एग्जांपल देख रहे थे, सिंपल काउंट की वैल्यू को लेना है, उसे बटन के ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना है, वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो उस केस में हमारी जो स्टेट हो गई, हमारे कंपोनेंट की स्टेट हो गई, वो क्या हुआ, नॉर्मल एक वेरिएबल है। फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है इनिशियल स्टेट नाम का। ओके, इनिशियल स्टेट नाम का, और जिसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी है। ठीक है, अब क्या करना होता है फ्रेंड्स कि हमें हमारे कंपोनेंट में जितने भी हमने हमारे हुक्स यूज़ किए हैं, नॉर्मली उसी तरह से हमें यूज़ रिड्यूसर को भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करके उसे कुछ इस तरह से बस कॉल कराना है। ठीक है, अब जैसे ही यूज स्टेट हुक ने हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न कराई थी, एक तो वैल्यू थी और एक तो फंक्शन था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके बिल्कुल ये सिंटैक्स आप देख रहे हो, ये सिंटैक्स कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंटैक्स
बहुत ही नॉर्मल सा हमारे यूज स्टेट हुक में जो हमने यूज़ किया था वो था। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन का नाम बेसिकली हम रखते हैं डिस्पैच। ओके, और ठीक है, अब इतना तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने एक और बात देखी थी कि जो भी हुक्स के हमारे फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कराते हैं और साथ में कुछ एज ए पैरामीटर कुछ हमसे डेटा भी लेते हैं। तो ये यूज़ रिड्यूसर हुक क्या लेता है? तो बेसिकली यूज़ रिड्यूसर हुक एक फंक्शन हमसे लेता है एज ए इनपुट, उस फंक्शन का नाम हम कुछ रिड्यूसर इस तरह से हम डिफाइन करते, ठीक है। तो हाँ, ये क्या करता है कि एक रिड्यूसर फंक्शन हमसे बेसिकली एज ए इनपुट लेता है और बाद में ये हमसे क्या लेता है फ्रेंड्स, सेकंड वैल्यू ये हमसे लेता है हमारी स्टेट, ठीक है। जो भी हमारी स्टेट होती है वो हमसे लेता है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब ये रिड्यूसर फंक्शन हमसे ले रहा है, तो ये रिड्यूसर फंक्शन कोई रिएक्ट में स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है, हमें इस फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर लेना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं एक नॉर्मल रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इतना आप नॉर्मली समझ रहे हो। अब देखिए मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन जब करके बताई, जब मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन की, तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट में नॉर्मली इनिशियल स्टेट हम डिफाइन कर लेते हैं, तो जो ऑलरेडी वो हमने कर लिया है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे कंपोनेंट में हम उसी स्टेट को, वो जो इनिशियल स्टेट होती है उन स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल एक्शंस को फायर करते हैं, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग हम हमारी स्टेट जो होती है उसे अपडेट कर सके, ठीक है। अब जो भी एक्शन होंगी उस एक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टेट को बेसिकली अपडेट करा दें और रिटर्न करा दें। तो फिर अब वो जो एक्शंस है वो हमें कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना होंगी, ठीक है। कहीं पे तो हमें वो डिफाइन करना चाहिए, तो वो एक्शंस बेसिकली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफाइन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कुछ हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, एक स्विच स्टेटमेंट जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ करके हमें ये बेसिकली हमारी एक्शंस को डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल एक्शन का एक मतलब ये ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, और फिर हमारी स्विच की कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो भी हमारी मतलब एक्शंस की हमने बात की, देखिए अब यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम ओपन करके बता देता हूँ। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हम मल्टीपल एक्शंस को फायर कर सकते हैं, ठीक है, इस स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बता रहा हूँ आपको, जैसे एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, ओके। और तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल एक्शंस को फायर करा सकते हैं, मतलब कि डिस्पैच करा सकते हैं, और मल्टीपल एक्शंस के ऊपर हम डेटा को भी भेज सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट को हम कुछ अपडेट कर सकें। तो अब ये जो एक्शंस होती है, अब एक भी एक्शन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो इन एक्शंस को भी हमें कहीं ना कहीं डिफाइन कराना ज़रूरी है। तो हम उन्हीं एक्शन को बेसिकली इस रिड्यूसर फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि स्विच केस का यूज़ करके हम उन एक्शंस को बेसिकली वन बाय वन मतलब यहाँ पे बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। यूज़ करने के पहले हम एक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो नॉर्मल हमारा जो स्विच स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज़ करके हम कुछ इस तरह से हमारी एक्शंस को डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास जो इनिशियल स्टेट है 0, ये हो गई मेरे कंपोनेंट की इनिशियल स्टेट। अब इस स्टेट के ऊपर मैं कोई दो एक्शंस को परफॉर्म करना चाहता हूँ। एक तो मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, मतलब इस 0 की वैल्यू को मुझे 1 से बढ़ाना है, ये एक मेरी एक्शन हो गई। सेकंड एक्शन, मेरी स्टेट की वैल्यू को मुझे 1 से रिड्यूस करना है, ठीक है, ये मेरी दूसरी एक्शन हो गई। तो बेसिकली मेरे इस एग्जांपल में दो एक्शन के साथ में अभी काम करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नॉर्मल दो एक्शन बना लेता हूँ। एक मेरी एक्शन होगी इंक्रीज, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें नॉर्मल, अब देखिए ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का स्विच केस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस एक्शन को मैं अब इस एक्शन के ऊपर अभी हम कंसोल में देखेंगे ना कि कौन सा एक्शन हमारा मतलब परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली एक्शन इंक्रीज, ठीक है, इतना मैंने डाल दिया है। ये नॉर्मल हमारा एक स्विच केस कंप्लीट हो गया है।
अब मेरी सेकंड केस रहेंगी कुछ इसी तरह से, मतलब कि सेकंड एक्शन मेरी रहेंगी जिसका नाम मैं देता हूँ डिक्रीज। ओके, अब ये सेकंड, देखिए सेकंड एक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला एक्शन हो गया इंक्रीज, सेकंड एक्शन होगा मेरा डिक्रीज। ओके, अब यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ एक्शन डिक्रीज। ओके, अभी इतना आप समझ रहे हो। तो अभी बेसिकली दो एक्शन के साथ मैं जाना चाहता हूँ, तो दो एक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है ये भी कुछ दो पैरामीटर्स रिटर्न लेता है। तो ये क्या लेता है, ये बेसिकली लेता है एक स्टेट। ओके, स्टेट लेता है एज इनपुट, और बदले में क्या करता है ये एक स्टेट को बेसिकली नई वैल्यू के साथ रिटर्न करता है। तो ठीक है, और सेकंड पैरामीटर ये लेता है हमसे एक्शन। ठीक है, देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं इस डायग्राम में कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्शंस को हम फायर कर सकते हैं। ठीक है, उन एक्शंस को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमारे रिड्यूसर फंक्शन में। तो यहाँ पे ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ये इन्हीं एक्शन को बेसिकली मतलब रिसीव करने वाला है, और जो इनिशियल स्टेट होती है जो कि अपडेटेड स्टेट होती है वो स्टेट यहाँ पे ये लेता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यूज़ रिड्यूसर का हमें मतलब नॉर्मल यूज़ करना होता है। अभी देखिए, अभी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ प्रैक्टिकली क्या होगा। अभी उसके पहले क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये जो एक्शन परफॉर्म करना है, ये जो दो एक्शंस हमने बना कर रखी हुई है, अब इन एक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, मतलब कि इन एक्शंस को फायर कराने के लिए या डिस्पैच कराने के लिए हमें कुछ बटन चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली दो बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली दो बटन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने बेसिकली दो एक्शन को हमने कंप्लीट बना लिया है। अब उन एक्शन को हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो उन्हें यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बटन का भी नाम मैं रख देता हूँ इंक्रीज, इंक्रीज, और फिर मैं नीचे एक और बटन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम मैं कर देता हूँ डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए बटन क्लिक के ऊपर हमें हमारी एक्शन को कौन करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमारी बटन के ऊपर हमें एक इवेंट हैंडलर भी लगाना होगा, जो कि आप ऑब्वियसली समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ओके, अब देखिए मैं बार बार जो आपको बात बता रहा हूँ कि हम मल्टीपल एक्शंस को फायर कर सकते हैं। तो इन एक्शंस को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन तो कर लिया। ठीक है, अब एक्शन को डिफाइन करने के बाद हमें उन एक्शन को फायर करना है। तो फायर करने को बेसिकली रिएक्ट के वे में या फिर यूज़ रिड्यूसर के वे में डिस्पैच करना बोलते हैं। ठीक है, डिस्पैच, फायर करना मतलब कि डिस्पैच कराना। एक एक्शन हम डिस्पैच कराने वाले हैं हमारी स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो अभी दो बटन के ऊपर हमें दो अलग अलग एक्शंस को डिस्पैच कराना है। तो एक्शन किस तरह से डिस्पैच की जाती है, तो ये जो हमें यहाँ पे फंक्शन मिला होता है उस फंक्शन का बेसिकली हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें यहाँ पे नॉर्मली कुछ डिस्पैच फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करना है, और यहाँ पे हमारी जो भी एक्शन होती है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखी है ये, उस एक्शन का हमें बेसिकली उस एक्शन को हमें कुछ इस तरह से डिस्पैच कराना है। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, और फिर दूसरे बटन से मैं दूसरी एक्शन को डिस्पैच कराऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरी सेकंड एक्शन है उसका नाम आ जाएगा। तो मैं उसे भी, देखिए ये नाम जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो एक्शन के नाम डिफाइन करते हैं वो नाम ऑब्वियसली यहाँ पे मैच होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों में अगर डिफरेंस है तो फिर तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है, फिर एक्शन कॉल कैसे होंगी। ठीक है, अब देखिए इतना हमने कर लिया है, आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अभी देखिए, अभी ये जो काउंट वेरिएबल है इसका मैं यूज़ कहीं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं आपको जस्ट कंसोल लॉग के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने हमारे कंपोनेंट में हमने इनिशियल स्टेट को बना लिया, मतलब कि इस स्टेट को हमने बना लिया जो कि इस डायग्राम में मैं आपको बता रहा था, ये वाली स्टेट। ठीक है, ये हमने बना ली। फिर हमारा जो नॉर्मल JSX हमें रिटर्न करना है
वो हम यहाँ पे रिटर्न करा दिया है, ठीक है। तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर बेसिकली अगर आप देखो तो जो भी हम देखेंगे, हम क्या देखते हैं, हमारा नॉर्मल H1 टैग और इंक्रीज और डिक्रीज 2 बटन, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा JSX, तो हमने JSX को भी यहाँ पे रिटर्न करा दिया है, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो एस्पेक्ट था वो क्या था कि हमें इस JSX की मदद से इस स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करा सके, ठीक है। मतलब कि डिस्पैच करा सके, फायर करा सके, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो उन एक्शंस को भी डिफाइन कर लिया, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो रिड्यूसर फंक्शन में। अब हमारा जॉब बस इतना ही बाकी रह गया है कि हम उन एक्शन को डिस्पैच करा सके, तो जिसके लिए हमने ऑलरेडी बटन बना लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं हमारे ब्राउज़र पे। अब कंसोल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिलोड कर लेता हूँ, कंसोल हमारा पूरा क्लियर है। अब जैसे ही मैं इंक्रीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो एक्शन इंक्रीज, ओके। मतलब कि ये वाली जो मेरी एक्शन है इंक्रीज एक्शन, ये मेरी कॉल हो रही है, मतलब कि ये एक्शन बेसिकली डिस्पैच हो रही है मेरे JSX के एलिमेंट से इस स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे स्टेटमेंट आ गया है एक्शन इंक्रीज। अब इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक कर दे, देखिए एक्शन डिक्रीज। तो आप देख सकते हो कि एक्शन, मेरी जो एक्शन है वो प्रॉपर वे से मतलब डिस्पैच हो रही है, फायर हो रही है, ओके। तो अभी आप बोलोगे कि बस इतना कर लिया तो क्या, ठीक है, नॉर्मल कंसोल लॉग तो प्रिंट करा रहा है। तो देखिए अब शुरू होता है हमारा एक्चुअल स्टेट मैनेजमेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो वेरिएबल था, मतलब कि इनिशियल स्टेट जो होती थी, अब इस इनिशियल स्टेट को भी मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह से इनिशियल स्टेट मैसेज डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इन्हें डिस्प्ले करा देता हूँ, ओके। तो हम स्टेट की वैल्यू को कैसे यूज करते हैं, तो कुछ इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी इनिशियल स्टेट की जो वैल्यू थी 0, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हमारी इनिशियल स्टेट की वैल्यू जो थी 0, वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर हम यहाँ पे इसे, अब नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूँ 110 और इसे अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पेज रिफ्रेश के ऊपर मेरी वैल्यू, जो कि इनिशियल वैल्यू मैंने भेजी हुई है, मैंने क्रिएट करके रखी हुई है मेरे स्टेट में, वो मुझे दिखती है, ठीक है। अब इसे नॉर्मली फिर से बैक लेते हैं 0 के ऊपर, ओके। अब हमारी जो एक्शंस हम बेसिकली परफॉर्म करा रहे हैं, तो उन एक्शन के ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन करना है। अब ये इंक्रीज की एक्शन है, तो हमारा टारगेट क्या है, इंक्रीज की एक्शन हम क्यों डिस्पैच करा रहे हैं, तो बेसिकली हम हमारी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करा सके 1 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट आई है, इस स्टेट को बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अभी ये जो एक्शन इंक्रीज है इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली स्टेट को डिस्प्ले करा के आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। अब स्टेट में हमारे पास में क्या आता है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने कंसोल लॉग की स्टेटमेंट को हटा दिया और मैं यहाँ पे भी मैं स्टेट का यूज़ करके आपको बताता हूँ कि दोनों भी एक्शन पे अब हमारे पास जो हम स्टेट एज ए इनपुट डेटा ले रहे, हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन है वो जो स्टेट को मतलब रिसीव कर रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार। तो बेसिकली ये स्टेट में क्या आता है ये आप देख लीजिए। देखिए ये जो स्टेट हमने यहाँ पे एज ए इनपुट लिया हमारे रिड्यूसर फंक्शन ने, तो उस स्टेट में अब बेसिकली क्या होता है ये हम देखते हैं इनिशियली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंसोल को मैं क्लियर कर लेता हूँ, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके क्या आता है। तो देखिए क्या आ रहा है फ्रेंड्स, स्टेट मतलब कि 0, जो मेरी स्टेट है वही आता है। डिक्रीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड console.log डिक्रीज एक्शन में कुछ इशू। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जो रिड्यूसर फंक्शन हमारा डिफाइन करते हैं, हमारी जो एक्शंस होती है, इन एक्शंस के ऊपर हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, जब भी ये रिड्यूसर फंक्शन का पर्पज़ ये होता है, ठीक है, हमारी एक्शन का मेन रोल ये होता है कि जब भी हम कोई एक्शन को परफॉर्म करें तो बदले में हमें क्या करना होता है, हमें
स्टेट को इनपुट लेना होता है, जो कि हमारी स्टेट होती है अपडेटेड स्टेट जो होती है लेटेस्ट स्टेट, वो एज इनपुट हमें लेना होती है हमारे रिड्यूसर फंक्शन में। और हर एक ऑपरेशन के ऊपर मतलब कि हमारे रिस्पेक्टिव एक्शन के ऊपर हमें नई अपडेटेड स्टेट को रिटर्न कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न होना जरूरी होता है, इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ रही। चलिए अब सीधा सीधा क्या करते हैं कि हमारा लॉजिक हम बिल्ड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमारी स्टेट को बेसिकली रिटर्न करना है। जो भी हमें हमारे रिस्पेक्टिव एक्शन के ऊपर जो भी चेंजेस हमारी स्टेट में बेसिकली हमें करना है, उस स्टेट में चेंज करके हमें नई स्टेट की वैल्यू को रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी इंक्रीज की हमारी जो एक्शन है, इस पर हमारा इंटेंशन क्या है कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है 0, उसे हमें बेसिकली 1 से बढ़ाना है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारी जो स्टेट है, जो कि इनिशियल स्टेट है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें स्टेट +1 करना है, ठीक है। और सिमिलर टू दैट हमारा जो सेकंड बटन है, मतलब कि हमारी जो सेकंड एक्शन है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, तो हम -1 कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए आप समझ तो रहे होंगे कि एक एक्शन के ऊपर हम स्टेट की वैल्यू को इंक्रीज करने वाले हैं, सेकंड के ऊपर हम बेसिकली 1 से डिक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, एक एक्शन जब कॉल होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी एक्शन हम कॉल करेंगे, उस एक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो भी आ जाएंगी, मतलब कि 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारी ये जो एक्शन है, डिपेंडिंग ऑन आवर एक्शन, हम क्या करेंगे कि उस स्टेट की वैल्यू को, अगर इंक्रीज की एक्शन है तो उसे 1 से बढ़ा देंगे और फिर उसे हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्टेट 0 + 1 मतलब कि 1 यहाँ से रिटर्न होगा, मतलब कि हमारी कंपोनेंट की स्टेट, नई स्टेट यहाँ से रिटर्न होगी। तो जैसे ही यहाँ से रिटर्न होगा हमारा जो कंपोनेंट है फिर से री रेंडर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली रिटर्न करा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, ओके। तो जैसे ही हमारी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होती है, नॉर्मल बिहेवियर हमारे कंपोनेंट का, हमारा कंपोनेंट किसी न्यू वैल्यू के साथ रेंडर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से क्या होगा कि अगर हमारी डिक्रीज की एक्शन परफॉर्म होती है बाद में, तो अभी क्या था कि अभी यहाँ से तो वैल्यू 1 हो गई थी, 0 पहले 0 थी, फिर यहाँ से 1 हो गई। अब अगर हम डिक्रीज की एक्शन कॉल करते हैं तो फिर यहाँ पे इसके पास में जो स्टेट अवेलेबल होंगी, यहाँ पे फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। देखिए जैसे ही सेकंड बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा, फिर से ये एक एक्शन लेगा, एक स्टेट लेगा, ठीक है। एक्शन में इसके पास में डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। स्टेट में ये अपडेटेड स्टेट लेगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन के ऊपर अगर हमने 0 से 1 कर दिया है तो फिर यहाँ पे उस केस में 1 एज ए स्टेट आ जाएगा, फिर 1 - 1 मतलब फिर से 0 होगा, फिर यहाँ से 0 रिटर्न होगा, तो हमारा कंपोनेंट फिर से 0 के साथ रीरेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यूज रिड्यूसर वर्क होता है। अभी देखिए इसे प्रैक्टिकली सीधा सीधा देख ही लेते। फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ कंसोल का, यहाँ पे अभी कुछ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी है हम ऑन द फ्लाई देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन को मैं पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया तो हमारी इंक्रीज़ की एक्शन डिस्पैच हुई हमारे स्टेट पे, इसीलिए 0 + 1 हुआ, 1 रिटर्न हुआ, नई वैल्यू के साथ कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, इसीलिए हमें 1 की वैल्यू दिख रही है। अगर हम फिर से यहाँ पे अगर इंक्रीज़ ही फायर करें तो 1 + 1 2 होगा, फिर से अगर इंक्रीज़ फायर करें तो 1 + 2 + 1 3 होगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस मतलब डिक्रीज़ की एक्शन को अगर डिस्पैच कराता हूँ तो 3 - 1 2 होगा। अगर मैं यहाँ से फिर से 1 करूँ तो फिर 1 माइनस होगा, फिर से 1 माइनस होकर 0 होगा, फिर से अगर मैं करता जाऊँ तो माइनस में जाऊँगा, अगर इंक्रीज़ करता जाऊँ तो प्लस में जाऊँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यूज रिड्यूसर बेसिकली यूज होता है। अब देखिए इसका और एक यूज क्या होता है। अब मान लो हमारे पास इनिशियल 2 ही एक्शंस थी, एक इंक्रीज था एक डिक्रीज था। नॉर्मली हम फर्स्ट एक्शन पे 1 से वैल्यू को बढ़ाते, सेकंड ऑपरेशन के ऊपर हम क्या करते 1 से वैल्यू को माइनस करते। अब हमारे पास अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें और एक बटन यहाँ पे चाहिए, हमारे पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पे हमारे पास और एक थर्ड बटन आ जाए, जिस बटन पे हमें क्या चाहिए कि स्पेसिफिक वैल्यू के साथ में हमारी वैल्यू अपडेट हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो हम सीधा सीधा हर इंक्रीज के ऊपर 1 से अपडेट कर रहे हैं, 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, और सेकंड डिक्रीज पे भी हम 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जहाँ पे हमें मान लो जो भी हमारी स्टेट है
उस स्टेट की वैल्यू अगर हम बटन पे एक बार क्लिक करें तो वो 10 के साथ में बढ़े, मतलब 10 के साथ प्लस हो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट अगर हमारी 0 है तो वो 0 + 10 हो, मतलब हमारी नई वैल्यू हमें 10 मिले, ठीक है। फिर से अगर हम उसे क्लिक करें तो 10 + 10 20 हमें मिलना चाहिए। फिर से अगर क्लिक करें तो 20 + 10 30 मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से अगर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट अगर आ जाती है तो फिर हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास फिर से हमें एक केस, मतलब यहाँ पे एक एक्शन फिर से हमें चाहिए होंगी। तो थर्ड वाला एक्शन यहाँ पे हमें चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक्शन का नाम नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सिंपल नाम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक्शन का नाम रखता हूँ 10+, ठीक है। देखिए आप समझ लीजिए 10+, ठीक है। इस केस में मुझे क्या करना है, जो मेरी स्टेट की वैल्यू है वो 10 से बढ़ जाए, मतलब 10 से इंक्रीमेंट हो जाए मेरा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक नॉर्मली एक्शन बना ली। अब क्या करना है मुझे, इस एक्शन को भी डिस्पैच कराने के लिए मुझे एक फंक्शन एक बटन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। एक फिर से यहाँ पे मैं बटन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी एक्शन का नाम मुझे देना होगा 10+, ओके। यहाँ पे भी नाम दे देते हैं 10+ कर लेते हैं हमारे थर्ड बटन के लिए, ओके। देखिए फ्रेंड्स अभी कुछ इस तरह से ही वर्क हो सकता है। अभी क्या होगा, अभी इस केस में हमारे पास 3 बटन अवेलेबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले 2 तो हमारे सेम काम करेंगे। अभी इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो एक्शन है ये तो 1 से बढ़ाता है, सेकंड वाला एक्शन जो है ये 1 से माइनस कराता है, और ये तीसरा वाला जो हमने बनाया इस पे हमें 10 से इंक्रीज कराना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो मेरी वैल्यू सीधी 10 से इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। फिर मेरी वैल्यू सीधी फिर से 10 से इंक्रीमेंट हुई, फिर से 10 से इंक्रीमेंट हुई। यहाँ से अगर मैं अब करूँ तो 31 होगा, यहाँ से डिक्रीज करूँ तो फिर से 30 होगा। आप डेफिनेटली ये तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या है फ्रेंड्स कि और एक कुछ केस इस तरह से आ जाती है कि वहाँ पे हमें फिक्स कुछ नहीं है, मतलब 10 से बढ़ना चाहिए, 10 से बढ़ना चाहिए, या 1 से बढ़ना चाहिए, या 1 से माइनस होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। हर बार क्या है कि हमारा जो डेटा है वो भी डिफरेंट जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस केस में क्या करना है कि एक्शन के साथ हमें एक्शन के साथ कुछ डेटा भी अब भेजना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो उस केस के लिए अब क्या करते हैं कि इसी को यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें बेसिकली अब देखिए इन 2 बटन्स को मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये जो डिस्पैच हम नॉर्मली कुछ इस तरह से कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को भेजना होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे हम भेजते हैं एक्शन, जो कि हमारी एक्शन का नाम होने वाला है, तो वो 10+, ठीक है। और एक्शन के साथ हम एक सेकंड प्रॉपर्टी भेज सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं भेज सकता हूँ वैल्यू। अब यहाँ पे मान लो मैं 50 भेजता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि इनिशियली हम डिस्पैच को एक स्टैटिक सीधा सीधा एक्शन ही भेज रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एक्शन तो भेजने ही वाले हैं, और एक्शन के साथ हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भी हम भेजेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ये जो हमारे जो ऊपर की 2 एक्शंस हैं इन्हें हम कमेंट कर लेते हैं, मतलब कि अब हमें वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक ही एक्शन के साथ हम काम करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शन डॉट एक्शन, ठीक है, एक्शन डॉट एक्शन, आप समझ रहे होंगे। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को पास करा रहे हैं, तो एक्शन में हमारी जो एक्शन प्रॉपर्टी है बेसिकली उसे कुछ यूज़ किया। तो यहाँ पे एक्शन डॉट एक्शन मतलब हमारी एक्शन फिर से चेक की जाएंगी कौन सी एक्शन है और जिस वैल्यू से हमें बढ़ाना है। तो अभी यहाँ पे हम स्टैटिक 10 से नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस से बढ़ाएंगे, एक्शन डॉट वैल्यू। तो अब यहाँ पे 50 से बेसिकली ये हमें इंक्रीज कराना है। तो इसे कुछ थोड़ा सा ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो
सही से वर्क करे। अब देखिए क्या होता है, एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, एक्शन को डिस्पैच किया, तो मेरी वैल्यू 50 से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड 50 का यूज़ तो नहीं किया था। कुछ इस तरह से हमने क्या किया कि हमारी एक्शन के साथ ही हमने डेटा पास करा दिया है। ओके, तो अभी कुछ इस तरह से भी इसका यूज़ हो सकता है। अभी देखिए और एक सिनेरियो बता ही देता हूँ आपको। अब मान लो मेरे पास में 3 बटन है, तीनों बटन के ऊपर मैं एक ही एक्शन को कॉल करूँगा, लेकिन तीनों बार मैं क्या करूँगा, मेरा डेटा चेंज करूँगा। फर्स्ट बटन के ऊपर मैं 50 से अपडेट कराऊँगा, सेकंड पे मैं 100 से कराऊँगा, यहाँ पे मैं 150 से अपडेट कराऊँगा। ठीक है, अब ये नाम छोड़ दीजिए, अभी नाम तो सेम ही है, हम वैसे ही रख रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब बस मेरे जो बटन्स हैं यहाँ से वैल्यू को मैं पास करा रहा हूँ, जो कि मुझे वैल्यू चाहिए 50, 100 और 150। यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार क्या होगा, एक्शन की वैल्यू मतलब कि यहाँ से जो भी वैल्यू मैं सेंड कर रहा हूँ ये डायनामिकली यूज की जाएंगी। तो देखिए अब क्या होता है, फर्स्ट वाला बटन जो था 50 के लिए था, तो यहाँ से आप देख सकते हो 50 से इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड वाला बटन जो था वो 100 एज ए डेटा वैल्यू भेज रहा था, एक्शन वैल्यू। तो ओके, एक्शन का डेटा 100 भेज रहा था, तो अभी यहाँ पे 100 प्लस 50 150 होना चाहिए। तो देखिए, और थर्ड वाला जो था वो 150 से इंक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे 150 भेज रहे थे, आप देख सकते हो। तो अभी क्या होना चाहिए, अभी 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है यूज़ रिड्यूसर हुक। अब देखिए प्रैक्टिकल केस में जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आप अभी शायद आपको इतना बेनिफिशियल या इतना यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब भी हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये अगर नॉर्मल हम यूज़ स्टेट के साथ अगर करने जाएँ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोड भी हमारा बढ़ जाता है, मल्टीपल टाइम्स हमें डिफ़ाइन करना होता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट या एरे का भी हम यूज़ कर ले तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑपरेशन को हैंडल करना। ठीक है, और डायनेमिकली अगर हमें मतलब नई रिक्वायरमेंट के साथ अगर कुछ हमें अपडेट करना है तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने स्टार्ट किया नॉर्मल 2 एक्शंस के साथ, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जहाँ पे बस हमने बस 1 और 1 से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया। फिर हमने एक नई रिक्वायरमेंट प्लस 10 से हमने इंक्रीज़ कर लिया। फिर हमने और एक नई रिक्वायरमेंट में डायनेमिक वैल्यू से भी कर लिया। तो हर बार हमें क्या करना होता है कि एक नई एक्शन को बस डिफाइन करना होता है, उस एक्शन को हमें कुछ इस तरह से डिस्पैच कराना है, और डिस्पैच कराते टाइम अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू भेज सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल एक्शन को भी भेज सकते हैं। तो ये होता है यूज़ रिड्यूसर हुक। आई होप कि आपको अच्छे से मैंने बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट मोमेंट, बाय फ्रेंड्स।